हमने खिलजी डायनेस्टी कल पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़ना समझना कल स्टार्ट किया था। हमने बताया कि खिलजियों की सबसे अच्छी विशेषता क्या थी कि उन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी, यानी राजनीति को धर्म से दूर रख दिया। धर्म का अब हस्तक्षेप राजनीति में नहीं हो सकता था। खिलजियों की इतनी बात हमने समझ ली थी। और मैं एक प्यारा सा होमवर्क आप सबसे पूछना चाहूंगा। वो होमवर्क मेरा ये है कि भाई जो सेफ डायनेस्टी के बलबन के बाद के शासक थे उनका आपको क्या करना है, कालानुक्रम के हिसाब से, ठीक, कालानुक्रम छोड़ो, आपको क्या करना, उनका नाम लिखना है, ठीक है, मतलब क्रम से उनका नाम लिखना है, ठीक है। बलबन के बाद हमको था 3 ही बने हैं, तो आपको लिखना है बलबन से, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। अच्छा, इतना ही नहीं, रजिया के बाद, समझना मेरी बात को, कि रजिया के बाद कि जो चुटपुट शासक बने थे उनका नाम भी आपको क्रम से मेंशन करना है। देखते हैं मेरे कौन से दोस्त मेंशन कर पाते हैं, आप लोग जरूर होमवर्क में करो ये बात। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, ये भतीजा था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, और दामाद भी था, भतीजा और दामाद दोनों का संबंध था। अब देखो योग्य था और सेनापति टाइप का था, मतलब ये जो कैंपेन्स थे उसको लीड करता था। तो इसने एक बार क्या किया कि जलालुद्दीन से पूछे बिना विभिन्न युद्धों पे निकल जाता था। तो एक बार इस तरह ये दक्षिण के अभियान पे भी निकल गया, जीत के अपार धन संपदा एकत्रित किया, ठीक है। और जलालुद्दीन को क्या लगा, जलालुद्दीन को लगा भाई राजा मैं हूं, भले से तू मेरा दामाद है, भले से तू मेरा भतीजा है, भले से तू मेरा सेनापति है, भाई राजा से तो पूछ के जा कि हम फला जगह युद्ध करने जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है तुम युद्ध करने जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम हार जाओगे, बेइज्जती हमारी होगी। तो ये कहता है कि काम करिए, चाचा जी बड़ा नाराज हैं, और माना जा रहा था कि जलालुद्दीन इसको निपटा देता, ठीक है। तो ये सोचा कि इससे पहले कि चाचा हमको निपटाए, हम चाचा को निपटा देते हैं। तो ये एक लेटर लिखेगा जलालुद्दीन के पास कि चाचा हम आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं, इलाहाबाद में, प्रयागराज में आइए, मुलाकात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। कड़ा नामक वो लोकेशन था। अब भाई भतीजे का पत्र है, चाचा एकदम गुस्से में, फिर मनोभाव में आते हैं, मिलते हैं और घोप के चाकू मार देगा, ठीक है। जलालुद्दीन वहीं पे क्या करेगा, अकेले पा जाता है और मार के हत्या कर देगा। अब सेना, भाई सेना का सेनापति खुद, तो सिंपल सी बात है, सेना विद्रोह तत्काल में नहीं करती है। इसके बारे में इसलिए क्वेश्चन बन के आता है इसके राज्याभिषेक के ऊपर, ध्यान देना। अब समझ जाओ, इंट्रो मैंने समझा दिया। अलाउद्दीन का एक नाम मिलता है, वो नाम है अली गुरशास्प, ठीक है, ध्यान देना कि इसका एक गुरशास्प करके, अली गुरशास्प करके इसका एक नाम मिलता है, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जलालुद्दीन का से इसका क्या संबंध था, ये हमने समझ लिया। जलालुद्दीन से क्या इसका संबंध था, ये हमने समझ लिया। इसके बाद हमने समझ लिया कि इसने क्या की, जलालुद्दीन की हत्या की। हत्या कहां की, हत्या इसने कड़ा में की, और उसके बाद से बलबन का लाल महल में इसने अपना क्या किया, राज्याभिषेक किया। इसने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक किया। और ये लाल महल कहां स्थित है, तो दिल्ली में। तो दिल्ली में बलबन के राजमहल में इसने अपना राज्याभिषेक किया था। अच्छा समझो बात को भाई, इसके नाम से ही, इसके काम से ही जो अपने चाचा को मार सकता है, जो बिना पूछे दक्षिण के अभियानों पे चला जा रहा है, तो उसका शासन कैसे चलेगा। तो जाहिर सी बात है पॉलिसी ऑफ फियर, डर का सिद्धांत लेगा और उदारता का विरोध करेगा। ये ज्यादा उदार शासक नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे जलालुद्दीन क्या था, जलालुद्दीन एक उदार शासक था, एक लिबरल शासक था, 70 वर्ष था। ये क्या कहता है कि मैं अपने हाथों से अपने बूढ़े मुस्लिमों की हत्या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो सर्वाधिक विरोध किए गए वो मुस्लिमों के द्वारा ही किए गए थे, ठीक है। आगे बात समझिए। तो इसीलिए मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहूंगा, इसका स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट जलालुद्दीन का क्या बताता है कि जलालुद्दीन एक उदार शासक रहा होगा, तो एक लिबरलिज्म वाला शासक था, लिबरल शासक था। हमने बताया कि बलबन ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को बहुत स्टेबल करने के लिए क्या किया था कि उसने गुप्तचर व्यवस्था स्टेब्लिश की थी, ठीक है। उसने क्या किया था कि गुप्तचर व्यवस्था स्टेब्लिश की थी, समझे बात को, गुप्तचर व्यवस्था स्टेब्लिश की थी। अब ये क्या करेगा, ये क्या भाई कहीं मुझे उसी गुप्तचर व्यवस्था को क्या करना है, स्टेबल करना है, ताकि गुप्तचर व्यवस्था का फायदा क्या होता है कि दरबारी षड्यंत्र का पता लगता है। अच्छा अगली बात देखो, ये साम्राज्यवादी मानसिकता का इंसान था, साम्राज्यवादी मानसिकता का इंसान था। इसी बात से समझ में आता है कि भाई इसने कई सारे सैन्य अभियान जलालुद्दीन के टाइम में किए। तो ये कहता है कि मैं आम इंसान नहीं हूं, भविष्य के अगर शासकों से किसी से तुलना करनी मेरी, तो मेरी तुलना सिकंदर से करो, मेरी तुलना अशोक से करो, अशोक महान,
समुद्रगुप्ता से करो, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता था, हम लोगों ने इस बात को समझा। तो कहता कि भाई कि ये जो विश्व विजेता थे, ठीक है, इन बड़े विजेताओं से, इन बड़े भारतीय विजेताओं से तुलना ही करनी तो मेरी तुलना करो, मैं उनके समान हूं। और इसी के लिए टाइटल क्या लेगा, ये टाइटल लेगा सिकंदर ए सानी की, इसके द्वारा टाइटल ले जाती है, सिकंदर ए सानी की टाइटल जाएगी, ठीक है। तो क्या कहेगा खुद को सिकंदर ए सानी, यानी सेकेंड सिकंदर के नाम से, सेकेंड अलेक्जेंडर के नाम से खुद को जन्माएगा। आगे बात यहां तक समझ में, यहां तक बात समझिएगा, अब आगे आओ। इसके बारे में एक बात और की जाती थी, जिससे अगर इसका धर्म से संबंध समझे, कि ये नया धर्म स्थापित करना चाहता था। इसका था कि भाई हम एक न्यू रिलीजन को स्टेब्लिश करें, ये इसकी इच्छा थी। लेकिन कहा जाता है कि ये एक कोतवाल था, उसका नाम था अनाउल मुल्क। अनाउल मुल्क के सुझाव के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, अपने इस इच्छा को क्या किया, रोक दिया, त्याग दिया, ठीक है, त्याग दिया, अपनी आइडिया त्याग दिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो किसने त्यागवाया, तो उसका नाम था अनाउल मुल्क। तो ये नाम ध्यान रखना, अनाउल मुल्क, ठीक है, ये नाम याद रखना, नाम है अनाउल मुल्क, ओके, अनाउल मुल्क। अब आ जाओ, ठीक है। उत्तर भारत में कई सारे राज्यों को इसने जीत के करा कि बेसिकली मिला लिया था, ठीक है। कहां पे, अपने राज्य में। दक्षिण भारत की नीति इसकी क्या थी, देखो, उत्तर भारत में इसका जितना विजय था, वहां पे इसकी इच्छा थी डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब वहां का शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, तो खुद अलाउद्दीन चलाएगा। लेकिन जब ये दक्षिण भारत पे अटैक करता है, दक्षिण भारतीयों का अभियान करता है, तो इसकी इच्छा थी कि हम उनसे क्या करें, उनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ले लें, उनसे ढेर सारा उपहार लें, उनकी कोषागार से 1/3 पैसे ले लें, आधा ले लें, और वहां से डायरेक्ट रूल स्टेब्लिश ना करें, बल्कि जो शासक है उन्हीं के माध्यम से हम शासन चलाएं, ठीक है। यानी दक्षिण के अभियानों का उद्देश्य इसका क्या था, केवल इकोनॉमिक रीजन था, केवल इकोनॉमिक रीजन था, तो डायरेक्ट रूल स्टेब्लिश करना इसका कोई रीजन नहीं था, ठीक है। केवल दक्षिण नीति का उद्देश्य पेपर में आ जाए तो केवल धन नीति था। कैसे पता चला, तो कथन काल में क्वेश्चन दे दे, तो कारण यह है कि किसी को भी उसने डायरेक्ट नियंत्रण में अपने नहीं लिया, यह बात इस बात का प्रूफ है, ठीक है, ध्यान देना। इतनी सारी बातें हमको अलाउद्दीन के बारे में समझनी है, इतनी सारी बातें, ध्यान देना। अब हमको क्या करना होगा, हमने अलाउद्दीन का सैन्य अभियान बहुत सुना, तो हमको क्या करना है, एक बार अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों के बारे में देखना भी है। तो अलाउद्दीन के सैन्य अभियान वैसे बहुत है, ध्यान देना, बहुत है। हमको क्या रखना है, शुरुआत अलाउद्दीन के सैन्य अभियान की कहां होती है, तो शुरुआत होती है अलाउद्दीन के सैन्य अभियान की गुजरात से, ध्यान देना, गुजरात से। गुजरात और मलिक काफूर वाला, ये दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान देना, ठीक है। गुजरात और जो मलिक काफूर वाला उसको एक साथ पढ़ा रहा हूं। देखो, अलाउद्दीन के कुछ प्रमुख सेनापति थे, उसमें एक सेनापति का नाम था उलूग खां, एक सेनापति का नाम था नुसरत खां, और एक सेनापति का नाम था जफर खां। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये सेनापति किस दिल्ली सल्तनत के शासक के थे, तो ध्यान देना, उलूग खां, नुसरत खां और आपका जफर खां, इन तीनों सेनापतियों का संबंध आपके है अलाउद्दीन खिलजी से। तो होता क्या है, अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को अलाउद्दीन कहता है कि भाई हमको गुजरात विजय करके मेरे झोली में डाल दो। तो नुसरत खां और उलूग को जाएंगे। उस वक्त गुजरात में रायकर्ण द्वितीय का शासन चला था, उस वक्त गुजरात में रायकर्ण द्वितीय का शासन चला था, और ये क्या थे, यह एक बघेला राजपूत थे। ये क्या थे, तो रायकर्ण द्वितीय जो थे, यहां पे देख रहे हैं इनका नाम लिखा हुआ है रायकर्ण द्वितीय। एक एक चीज बहुत ध्यान से आप लोग समझते चला। तो रायकर्ण द्वितीय क्या थे, ये एक बघेला राजपूत थे, यानी गुजरात में राजपूतों का शासन था, ठीक है, ध्यान। तो बघेला राजपूत थे, और इनकी कैपिटल अन्हिलवाड़ा थी। अन्हिलवाड़ा के बारे में हम सबने जाना है, अन्हिलवाड़ा क्या थी, कैपिटल थी। तो यहां पे लिखा ना, अन्हिलवाड़ा पे आक्रमण कर दिया। एक्चुअली क्या था, इस वक्त जो ये रायगढ़ द्वितीय थे, या हम लोग कह सकते हैं जो बघेला, ये क्या थे, यहां पे एक चीज लिखी लो, क्या पता कल को आप लोग भूल जाओ। बघेला राजपूत थे, और ये इनकी क्या थी, तो कैपिटल थी, ये इनकी कैपिटल थी। तो इसने इनकी कैपिटल पे आक्रमण किया, और भाई होगा क्या, कैपिटल इनकी जीत लेगा, और रायगढ़ यहां पे ध्यान देना, जो यहां पे है वो क्या करेगा, वो भाग जाएगा, देवगिरी भाग जाएगा, ठीक है। रायगढ़ द्वितीय जो है वो यहां से क्या होगा, देवगिरी भाग जाएगा, यहां से देवगिरी। आप बोलोगे सर देवगिरी कहां पे है, तो अभी हम लोग दक्षिण अभियान पढ़ेंगे। तो दक्षिण में 4 बड़े वंश थे, उसमें एक
यादव वंश था जो कि देवगिरी में शासन करता था, एक काकतीय वंश था जो कि वारंगल में शासन करता था, एक होयसल डायनेस्टी था जो कि द्वार समुद्र में शासन करता था, और एक पांड्य वंश था जो कि मदुरई में शासन करता था। ये अलाउद्दीन के ड्यूरेशन में प्रमुख वंश है। संगम पीरियड में हमने पांड्यों को बारे में आपसे बोला था देखने के लिए, ठीक है। आ जाओ, तो उसी में से एक वंश था, उसका नाम था यादव वंश जो कि देवगिरी से संबंधित था। तो ये भाग के कहां चला जाएगा, देवगिरी। और गुजरात में इस वक्त मलिक काफूर की पहली उपस्थिति दर्ज की जाती है। देखना, मलिक काफूर की पहली उपस्थिति दर्ज की जाती है। मलिक काफूर को यहीं से क्या होता है, नुसरत खां नामक जो सेनापति का नाम है आपसे बताया ना, नुसरत खां यहीं से क्या करता है, इसको खरीदता है, क्योंकि गुजरात में दासों की खरीद बिक्री भी होती थी और ये दास अफगानिस्तान वगैरह से बाई ट्रेड आते थे भारत में बिकने के लिए। तो मलिक काफूर को यहीं पे क्या होगा, बेसिकली खरीद लिया जाता है। यहीं से मलिक काफूर किसके अंडर में आ जाएगा, ये एक हिजड़ा था और कंट्रोल में आ जाएगा किसके, तो आ जाएगा कंट्रोल में अलाउद्दीन के, ठीक है। क्या होगा, जो नुसरत खां है वो खरीद के इसको दे देगा। क्योंकि 1000 स्वर्ण सिक्कों में खरीदा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, 1000 दिनारी पड़ जाता है। किसका, मलिक काफूर का। तो मलिक काफूर को हम लोग 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक कुशल योद्धा था। बाद में दक्षिण के, अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियानों को पूर्णतया लीड किसने किया, तो मलिक काफूर ने। किसने लीड किया, मलिक काफूर के द्वारा इसको पूर्णतया लीड किया गया। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं कि मलिक काफूर का रिलीजन क्या था, तो ये एक हिंदू लड़का था। ये ध्यान रखना, ये हिंदू लड़का तो नहीं बोलेंगे, ये हिजड़ा था, हिजड़ा था, ठीक है, ध्यान देना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसके बाद से देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे इसके अलावा देखेंगे, ठीक है। तो पहला अभियान हमने क्या देखा, तो भाई पहला अभियान आपका हो गया गुजरात। गुजरात में हमने देखा कि बघेला राजपूत क्या हुए भाई, भाग गए। कहां भाग गए, तो वो भाग गए देवगिरी। देवगिरी में किसका शासन था, यादवों का शासन था। इसके बाद से अगला जो लड़ाई होता है वो रणथंभौर के साथ होता है। अगला जो अलाउद्दीन का युद्ध होगा वो रणथंभौर के साथ होगा। रणथंभौर पे उस वक्त शासन किसका था, तो रणथंभौर पे हमीर देव का शासन था। जानना किसका शासन था, तो हमीर देव का शासन था, ठीक है। हमीर देव के एक मंत्री थे, उनका नाम था रणमल, जानना, ठीक है। ये एक मलिन एग्जाम्पल सेटअप करते हैं और रणथंभौर जैसी, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि हस्ती की को धोखा देते हैं और जाके कहां मिल जाएंगे, अलाउद्दीन से मिल जाएंगे। और सारी योजनाओं को कि साजो सामान कहां पे है, भोजन फूड्स की क्या, सब चीजें, एक एक योजनाएं क्या करते हैं मंत्री रणमल अलाउद्दीन को बता देंगे और फाइनली रणथंभौर वो लोग जीत जाएंगे। तो रणथंभौर की युद्ध पे शासन किसका था, हमीर देव का था, ध्यान देना। और यहां का मंत्री रणमल क्या हुआ था, कहां से जाके मिल गया था, तो जाके मिल गया था अलाउद्दीन खिलजी से। अब रणथंभौर के बाद वो जाते हैं चित्तौड़, ध्यान देना, चित्तौड़। चित्तौड़ पे इस वक्त राणा रतन सिंह का शासन था। किसका था, राणा रतन सिंह का शासन था, समझो बात को, ठीक है। चित्तौड़ पे क्या था इस वक्त, जो चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह का शासन था, इस बात को समझेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक बात, जब चित्तौड़ जीत लेता है तो इसका पुत्र रहता है खिज्र खां। खिज्र खां को क्या करेगा, चित्तौड़ दे देगा कि भैया खिज्र खां का करो, चित्तौड़ तुम चलाओ। चित्तौड़ किसको देगा चलाने के लिए, तो चित्तौड़ चलाने को दे देगा किसको, खिज्र खां को, कि भैया खिज्र खां क्या करना है, चित्तौड़ तुमको चलाना है, ठीक है। और वहीं से आपका अपना एक नाम वापस वो रख लेता है खिजराबाद, ठीक है, ठीक है। ये किला जीत के इस एरिया का नाम खिजराबाद, जीत कर नाम क्या रखा, खिजराबाद रखा। तो ये भी बात आ सकती है, दिमाग में रखना। खिज्र खां को क्या किया था, चित्तौड़ की का गवर्नर बना दिया था। हम लोग सिंपली समझे तो चित्तौड़ का गवर्नर बना दिया था, इस बात को समझना, ठीक है। चित्तौड़ क्या थी, तो मेवाड़ की राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी थी। और मेवाड़ की राजा का नाम क्या होगा, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि वंश डायनेस्टी कौन सी थी, तो डायनेस्टी का नाम था गुहिलोत डायनेस्टी, जानना, गुहिलोत डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे लोग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे गुहिलोत डायनेस्टी, क्या हो रहा है यार, गुहिलोत वंश, आगे बात में, तो ये चीज समझना आप लोग, ठीक है, ये चीज समझ के हम लोग। तो चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद से वो जाएगा कहां, चित्तौड़ के बाद से वो जाएगा मालवा, समझो बात। मालवा गया, मालवा कब गया, तो मालवा गया 1305 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मालवा में लड़ाई किसने लड़ी, तो देखो समय के साथ मालवा का को जीत के वहां का गवर्नर कौन बन जाता है, एनुल मुल्क बन जाता है। कौन बन जाता है, एनुल मुल्क बन जाता है। और मालवा पे शासन किसका था, तो महलक देव का, ध्यान देना, महलक देव का मालवा पे क्या था, शासन था, ध्यान देना।
महलक देव को पराजित करेगा, कौन? एनुल मुल्क, ठीक है। और क्या करेगा भाई, सिंपल सी बात है, ये गवर्नर बन जाएगा। एनुल मुल्क को ही क्या होता है, यहां का गवर्नर बना देता है, कौन? आपका जो खिलजी था, ये था अलाउद्दीन खिलजी था, इसने गवर्नर बना दिया। तो मालवा पे अटैक कब हुआ? तो मालवा का अटैक है आपका 1305 का, ये दिमाग रखना, मालवा का अटैक है 1305 का। बाद में इसको यहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है, ये बात हम लोग समझेंगे। अब इसके बाद से 1308 में, ठीक है, सिवाना पे अटैक करता है। 1308 में कहां पर अटैक करेगा? सिवाना पे, ठीक है। और 1311 में कहां अटैक करेगा? जालोर पे। और जालोर क्या है? भारत में उत्तर भारत का अंतिम सैन्य अभियान है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। आप समझो बात को। एक तो आपको अभियानों का क्रम पेपर में आ सकता है। तो पहले कहां? पहले गुजरात, गुजरात के बाद कहां? रणथंभौर, रणथंभौर के बाद कहां? चित्तौड़, रणथंभौर के बाद कहां? चित्तौड़, या चित्तौड़ कोई की जगह पे वो मेवाड़ भी दिख सकता है, मेवाड़ अभियान भी ले सकता है, क्योंकि चित्तौड़ कैपिटल थी मेवाड़ की, ठीक है, ध्यान रखना। तो चित्तौड़ अभियान, तो पहला गुजरात, गुजरात के बाद से रणथंभौर, रणथंभौर के बाद से चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद से मालवा, और अंतिम अभियान कौन है? जालोर है। तो जालोर क्या है? अंतिम उत्तर भारतीय अभियान है। अंतिम उत्तर भारतीय अभियान क्या है? जालोर है। इसके बाद से पूर्णतया नॉर्थ इंडिया का अभियान रोक देगा और फोकस कहां हो जाएगा? साउथ इंडिया पर जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। सारी के सारे इंग्लिश बगल में लिखे गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी बात ध्यान देना भाई, मेरा बस समझाना पर्पस था, तो मैंने इस चीज को समझा दिया आप सबको, ठीक है। अब देखो, अलाउद्दीन की जो दक्षिणी अभियान है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। देखो, इन डिटेल चीजें लाए हैं। हमको पता है भाई मलिक काफूर क्या था, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी है। और यहां पे क्या था कि हमको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करना है, यानी अगर कोई हमसे मित्रता स्टेब्लिश करना चाहता है हारने के बाद, तो हम उसके साथ मित्रवत व्यवहार रखेंगे, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक रीजन है, हम आर्थिक लाभ लेके वहां से उस गद्दी को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। आगे बात समझे? अच्छा, इसके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? यानी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान के बारे में जानकारी का जो सोर्स है वो एक तो जियाउद्दीन बर्नी की एक बुक है, ध्यान देना। देखो, लिटरेचर्स भी पैरेलली पढ़ते चलना है और एडमिनिस्ट्रेशन भी पैरेलली पढ़ते चलेंगे, और चले भी हैं। तो सिंपल सी बात है, हमको कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हमारा लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन भी पैरेलली खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो जियाउद्दीन बर्नी तारिक ए फिरोज शाही लिखा, और इसमें इस बात की चर्चा है, तो पेपर में यहां से सकता है, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी तारीख है फिरोज शाही, ओके, तारीख है क्या हो गया? तारीख है फिरोज शाही हो गया। आ जाओ, अमीर आखुर खजाइन उल फुतूह का लेखक है। इसामी, इसामी किसका है? फुतूह उस सलातीन का लेखक है, ठीक है। ये सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज हैं, ध्यान देना। तो बर्नी हो गया, और कौन हो गया? अमीर खुसरो हो गया, और इशामी हो गया। ये इस ड्यूरेशन की जानकारियां देते हैं, इस ड्यूरेशन की। दक्षिण के अभियान में 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक राज्य का नाम है देवगिरी, जिसपे यादव डायनेस्टी थी, एक का नाम है वारंगल, जिसपे काकतीय डायनेस्टी थी, एक का नाम है द्वार समुद्रम, जिसपे होयसल डायनेस्टी थी, और एक को कहते हैं मदुरा या माबर, जिसपे पांड्य डायनेस्टी थी, ठीक है। अब ध्यान देना, कभी भी इस मदुरा, देखो मदुरा की शासक को तो हरा दिए थे, कौन? मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी, जो भी बोलो, लेकिन मदुरा पे कंट्रोल नहीं हो पाया था। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? देखो, जब ये अटैक किए तो मदुरै का शासक भाग गया था, समझ जाना। मदुरै का जो शासक था वो वहां से भाग गया था, यानी पांड्य शासक जो था वो वहां से पहले ही भाग गया था, ठीक है। शासक का नाम क्या था? तो शासक का नाम था आपका सुंदर, वो पहले ही भाग गया था, ठीक है। वो क्या किया? पहले ही भाग गया। तो शासक भाग गया मतलब पराजय तो होगी। इन्होंने लूटा भी, मदुरै में लूट भी की बेसिकली, लेकिन कंट्रोल स्टेब्लिश नहीं कर पाते, मदुरै जीत नहीं पाए थे, ध्यान देना, ठीक है। मदुरै ये जीत नहीं पाए थे, ये क्लियर बात समझना कि मदुरै पे इनका पकड़ केवल अप्रत्यक्ष तौर पे था। बाकी को जीत के लौटा रहे थे, लेकिन मदुरै को जीत नहीं पाए थे। आगे बात समझे, ये ध्यान देना। हाँ, लेकिन यहां का शासक सुंदर भाग गया था, ये चीज दिमाग में रखना है। अब आते हैं, अब देखो, जब देवगिरी अभियान हुआ तो कैसे हुआ, कौन शासक था? तो याद करो, देवगिरी अभियान हुआ तो यहां के शासक का नाम है रामचंद्र। ध्यान देना मेरे भाई, यहां के शासक का नाम क्या है? रामचंद्र है, शासक रामचंद्र है, ठीक है। देवगिरी अभियान के शासक का नाम क्या है? तो शासक का नाम है रामचंद्र। और रामचंद्र ही क्या हुआ था? रामचंद्र हार गया,
नजराना देना स्वीकार कर लिया था। तो रामचंद्र के बारे में ये हो गया, ठीक है भाई, कि हम आपको क्या करेंगे, एक एनुअली नजराना आपको दे देंगे, सालाना जो पे है वो दे देंगे आपको। उसके से वारंगल पे अटैक हुआ, वारंगल का शासक था रुद्रदेव, उसने भी आत्मसमर्पण किया और इनको नजराना चाहिए था, राजकोष का कुछ हिस्सा चाहिए था, दे दिया, इनको भी छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, इनको भी छोड़ दिए। आ गया द्वार समुद्रम गए, द्वार समुद्रम में भी विजय प्राप्त करते हैं, वहां से भी भारी धन और वार्षिक कर लेते हैं। फिर मदुरई की मैंने घटना बताई, यहाँ का राजा सुंदर जो था वो भाग गया, मलिक काफूर ने यहाँ पे भारी लूट की, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि मदुरई को छोड़कर शेष भारतीय राज्य अप्रत्यक्ष तौर पे सल्तनत में क्या थे, शामिल हो गए थे, लेकिन मदुरई पे कंट्रोल नहीं स्टेब्लिश हो पाया था। देखो ये सब वो बेसिक बातें मेरे भाई जिसको चार्ट फॉर्म में लाके बहुत इजीली समझा दे रहा हूं। केवल मदुरै ऐसा था जिसपे कंट्रोल किसका नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी का। बाकी एरिया पे उसने क्या किया था, कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया था, अप्रत्यक्ष तौर पे उसके गद्दी में आ गए थे, उसके नीचे कंट्रोल में आ गए थे, ठीक है। अच्छा ये बातें सर समझिए। अब हम लोग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार देखते हैं। देखो खिलजी क्या कर रहा है, खिलजी कह रहा है मैं उदार शासक नहीं हूं। उदार शासक नहीं हूं मतलब क्या है, वो आर्मी पे काम करेगा, सैन्य सुधार के काम करेगा। देखो पहला काम क्या करेगा, ओके भाई मुझे परमानेंट आर्मी, ठीक है, हमको अस्थाई सेना का गठन करना है, टेम्पोररी नहीं चलेगा। तो ये कहेगा भाई एक काम करो, इनको नकद वेतन दो, लगातार सेवा करें, महीने महीने सेवा करें। इनको लैंड ग्रांट नहीं देना है। लैंड ग्रांट नहीं देने के पीछे देखो, ये लैंड ग्रांट से बचेगा, लैंड ग्रांट से बचेगा तो जाहिर सी बात से इससे क्या होगी, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, रेवेन्यू सिस्टम क्या होगा, कंट्रोल करेगा आप, ठीक। ध्यान रखना सैनिकों की हुलिया दर्ज किया गया। हुलिया दर्ज करने का क्या फायदा था कि भाई लोग सैनिक बदल बदल के पेश नहीं कर सकते थे, ठीक है। यहां पे सैनिक बदल बदल के पेश नहीं किए जा सकते थे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद से घोड़ा दागने की प्रथा, ठीक है, कमजोर घोड़े की जगह बदलने से रोका, ठीक है। घोड़ा दागने की भी प्रथा क्या हुआ इसने स्टार्ट की, ताकि क्या है जो कमजोर घोड़े हैं उसका जो बदलाव होता था वो ना हो पाए। सेना का संगठन इसने 10, 100, 1000 और 10,000 के हिस्से में किया, ठीक है, इस ग्रुप्स में किया, इस यूनिट्स में किया, 10, 100, 1000 और 10,000 सेना का गठन किया। और ये जो 10, 100, 1000, 10,000 है, इनको क्रमशः हम लोग सिपह सलार, 10 का ग्रुप जो था तो सिपह सलार, अमीर जो 100 का ग्रुप था, ठीक है, मलिक जो 1000 का ग्रुप था, और खान, खान जिसको हम लोग तुमन के नाम से भी जानते थे, उनको 10,000 के ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। वो तो सेना का संगठन की कुल 4 इकाइयां थी, 10 के संगठन में, 100 की ग्रुप में, 1000 के ग्रुप में और 10,000 के, ठीक है, ध्यान रखना 10,000 इसके रूप में। अब बात आती है कि जिन्हें क्रमशः, इन इकाइयों को क्रमशः सिपह सलार, ठीक है, 10 वाले को सिपह सलार, अमीर 100 वाले को, ठीक है, और 1000 वाले को क्या, 1000 वाले को मलिक और 10,000 वाले को खान कहा जाता था। ये चीज समझना आप लोग। सेना का इस यूनिट में किसने वो किया, किले की सुरक्षा के लिए इसने कोतवाल की भी नियुक्ति की, किले की सुरक्षा के लिए कोतवाल की नियुक्ति भी इसके द्वारा की गई। तो ये हो गया सैनिक रिफॉर्म। अब हम लोग आते हैं बाजार नियंत्रण। तो कोई ये वेतन दे रहा है, ये वेतन बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है। ये पहला ऐसा शासक है जो मार्केट कंट्रोल कर रहा है। अब मार्केट कंट्रोल के 2 रीजन है। रीजन नंबर 1 हो सकता है कि बहुत वेलफेयर रूलर हो, जनता की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हो। दूसरा क्या है कि वेतन दे रहा है, तो हो सकता हो मंडी कंट्रोल कर रहा हो, तो कि महंगाई में वृद्धि ना हो सके, क्योंकि लोग क्या कर रहा है, जब नकद वेतन दे रहा है तो नकद वेतन बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है। तो उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य कई थे। विशाल सेना है तो सस्ती सामग्री आपूर्ति हो जाए, क्योंकि वेतन बहुत ज्यादा नहीं देता था, ठीक है। अफोर्डेबल सप्लाई हो, भाई हम पैसा कम दे रहे हैं, तुमको सामान ही तो खरीदोगे, सामान सस्ता है, जाओ। आम जनता की भलाई, ये भी माना जाता है। तीसरा, साम्राज्य विस्तार के लिए मजबूत आर्थिक नियंत्रण। आर्थिक नियंत्रण क्या थे, आवश्यक थे। आर्थिक नियंत्रण क्या थे, आवश्यक थे। अच्छा अब आ जाओ नियंत्रण की विधियां समझो आप लोग, ठीक है। नियंत्रण की विधियां तो क्या था कि सभी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया था, फिक्स प्राइस होती थी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा बचे कोई कम बचे। ब्रोकरेज सिस्टम को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, ब्रोकरेज सिस्टम को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया या बैन कर दिया गया, ठीक है। कम तौल, बल्कि तुम कोई
कम तोल रहा है, 10 ग्राम मार दे रहा है, या अधिक मूल्य पे कोई सामान बिक रहा है, यानी जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशन का सही से पालन नहीं कर रहा है, तो कठोर दंड, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का भी ऑर्डर था, और इसमें मृत्युदंड तक के प्रावधान किए गए थे। मृत्युदंड एक निरीक्षण प्रणाली के लिए जो मार्केट का निरीक्षण करता रहे, तो सहना ए मंडी नामक एक क्या सहना ए मंडी नामक एक निरीक्षक की इसके द्वारा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो ये भी दिमाग में रखना आप लोग, सहना ए मंडी, और सहना ए मंडी के बारे में पेपर में क्वेश्चन बन के कभी भी आ सकता है और आता रहता है, ठीक है। ये चीज हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सहना ए मंडी, तो सहना ए मंडी हमने समझ लिया, ठीक है। मलिक कबूल को पहली बार इसने सहना ए मंडी में नियुक्त किया था, अगर आप चाहो तो यहां पे लिख भी लो। मलिक कबूल के पद पे नियुक्ति की थी, ठीक है। दीवाने रियासत नामक एक विभाग बनाया था जो पूरी बाजार नियंत्रण प्रथा को रेगुलेट करती थी, यानी इस पूरे मार्केट डिपार्टमेंट का ये हेड था। बाजार नियंत्रण की देखो सहना ये मंडी जो पोस्ट था, समझना बात को, वो आपका क्या था, जो मंडी थी केवल मंडी का अधिकारी था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मंडी के जैसे आप देखोगे 3 हिस्से थे, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब इस चीज की एक था गल्ला मंडी, एक था सराय अदल, और एक था घोड़े दास एवं मवेशी बाजार। तो इन तीनों का हेड कौन था, इन तीनों का डिपार्टमेंट देखता था दीवाने रियासत, और जो सहना ये मंडी था वो केवल मंडी प्रमुख था, केवल मंडी प्रमुख था, ठीक है। इस चीज को समझ गए, वो केवल और केवल मंडी प्रमुख हुआ करता था। अब हम लोग आते हैं यहां से चीजें समझेंगे। तो उसने क्या किया, बाजार को 3 हिस्से में डिवाइड किया। एक जगह एक गल्ला मंडी थी जहां बेसिकली अनाज ग्रेन्स का क्या होता था, मार्केट लगता था, ठीक है। दूसरा सराय अदल, यानी निर्मित और विदेशी वस्तुओं का बाजार होता था, ठीक है, ध्यान, यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता था। तीसरा घोड़े जहां बेचे जाते थे, जहां स्लेब्स बेचे जाते थे, और जहां मार्केट लगता था, जहां घोड़े और स्लेब्स और मवेशी एनिमल्स की, ठीक है, इनका बाजार लगता था, ठीक है। तो ये समझ जाना बात। तो ये 3 टाइप्स की इनकी मंडियां हुआ करती थी, ठीक है। इन 3 टाइप्स की क्या थी, इनकी मंडियां थी। तो हमने क्या लिखा अब तक, तो हमने देख लिया भाई खिलजी को, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से टफ क्वेश्चन भी बनेगा। अब देखो आधे घंटे आपको खिलजी पढ़ाया, समझ में आ जाएगा, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम लोग अगली टॉपिक पे आते हैं, अगले खिलजी को देखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो अब हमारा काम है मुबारक शाह खिलजी को देखना। देखो मुबारक शाह खिलजी क्या करेगा, अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा अलाउद्दीन से अलग रख देगा। अलाउद्दीन क्या करेगा भाई, एकदम लिबरल नहीं था, एकदम लिबरल नहीं था, ठीक है। और ये क्या करेगा, थोड़ा सा खुद को लिबरल बनाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, थोड़ा सा खुद को लिबरल बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन की तमाम जो विशेषताएं थी उनमें एक चीज यहां पे मैं देखूं, ठीक है, यहां पे रेवेन्यू सिस्टम हम उसका देखेंगे, ठीक है, वो मुझे दिखा नहीं, ठीक है, चलिए मैं उस चीज को बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रखना हम लोग अभी देखने वाले कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। लेकिन एक चीज समझना, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो हम लोग कहते हैं ना कि दीवाने मुस्तकराज नामक एक डिपार्टमेंट की नींव रखी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने मुस्तकराज नामक जो डिपार्टमेंट की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो बेसिकली क्या था, इसका काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू जुटाना। रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी था, राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। पहले रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका था, खुद मुकद्दम चौधरी, इनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, इसलिए इनको इसने क्या किया, खुद मुकद्दम और चौधरी के अधिकार को समाप्त कर दिया, खुद मुकद्दम और चौधरी के अधिकार को ही समाप्त कर दिया। आगे उसमें ये चीज क्लियर रखें हमने, लैंड रिफॉर्म में ये बहुत कारगर भूमिका निभाता कौन, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि इसने क्या किया था कि भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तन किया था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। भूमि को खालिसा भूमि में कन्वर्ट किया था, और इसके तहत दान में की गई मिल्क, वफ, इन सभी प्रॉपर्टीज आज इनको क्या किया, उसने वापस ले लिया था, ठीक है, ध्यान देना। तो ये चीज हमको समझनी होगी, इन सभी प्रॉपर्टीज को इसने क्या किया था, वापस ले लिया था। तो अब क्या होगा, जैसे इस जब बारी आएगी मुबारक शाह खिलजी की,
तो मुबारक शाह खिलजी थोड़ा सा नीति परिवर्तन करेगा। देखो, इससे अलाउद्दीन की कठोर नियमों को समाप्त किया, भूमि के वैध स्वामियों को भूमि लौटा दी। मैंने क्या बताया, भूमि को पहले क्या था कि भूमि के राइट्स को ले चुका था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो खास तौर पे दिए गए थे, खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। और इसने क्या किया फिर, ठीक है, भूमि के स्वामी को वापस लौटा दिया। तो ये चीज हमको समझना होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो होता क्या है, पहले एक बात समझना, जब अलाउद्दीन खिलजी की जब मौत होती है, वो घटना थी 1316 की। तो मलिक काफूर क्या करेगा, षड्यंत्र करेगा और अलाउद्दीन खिलजी के पूरे परिवार का नाश कर देगा, सबको मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये सर पे चढ़ाए थे तो लो भुगतो। लेकिन इसी बीच में मुबारक शाह खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है कि मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है। और मलिक काफूर की हत्या करने के पश्चात क्या होता है, ये गद्दी पे आसीन होता है। तो ये बात भी समझ लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में फैक्ट बन के आता है वो ये बन के आता है कि इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ठीक है। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए खलीफा खुद को डिक्लेयर किया, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ इसने टाइटल्स लिए जैसे अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह जैसी टाइटल्स इसके द्वारा ली गई, ठीक है। ध्यान रखना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अयोग्य शासक था, असंयमी शासक था, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि ये एक असभ्य था। सभ्यता का मतलब क्या होता है, आप जैसे मान लो कि दरबार लगा रहे हो, तो राजा दरबार लगाएगा तो कैसे होगा भाई, बन ठन के जाएगा, जो शासकीय या राजकीय पोशाक है वो पहन के जाएगा। ये नंगा पहुंच जाता था, और इसका काम क्या था कि ये जहां लोग नंगे रहते थे वहीं पे रहता था, ठीक है। तो बेसिकली विलासी प्रवृत्ति का इंसान था, और विलासी प्रवृत्ति का शासक अगर बनेगा तो गद्दी लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो गद्दी का परिवर्तन अब लगभग तय हो गया था कि भाई गद्दी का परिवर्तन तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसी बीच में एक शख्स जिसका नाम था खुसरो खां, इसको निपटा देता है। खुसरो खां क्या करेगा, इसको निपटा भी देता है। खुसरो खां के द्वारा इसकी हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है। ध्यान देना, हालांकि इसके ड्यूरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है। हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दक्षिण के 4 राज्यों पर कंट्रोल स्टेब्लिश किया, इनडायरेक्ट नियंत्रण स्टेब्लिश किया। इसने दक्षिण के एक राज्य पे डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित करता है। कैसे, तो एक राज्य था जिसका नाम था देवगिरी। देवगिरी को पता चला कि भाई ये तो अक्षम शासक है, नंगा रहता है, तो वो क्या करेगा, स्वतंत्र घोषित कर देगा। देवगिरी का शासक क्या करेगा, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। जब देवगिरी का शासक खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा तो होगा क्या परिणाम, ठीक है, होगा इस, अच्छा, देवगिरी की जिस शासक ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था उसका नाम था हरपाल देव। वो स्वतंत्र घोषित करेगा हरपाल देव। ये क्या करेगा, हरपाल देव को चुनौती देगा और फिर से देवगिरी को पराजित कर देगा, अर्थात हरपाल देव को पराजित कर देगा। यादव डायनेस्टी याद करो आप लोग। तो होगा क्या, अब इन पे डायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश कर देगा। तो देवगिरी पे किसने पहली बार, या दक्षिण दिल्ली सल्तनत का वो शासक जिसने दक्षिण के अभियानों में किसी को डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित किया, तो वो था मुबारक शाह। किसी एक क्षेत्र को पूर्णतया पूरे दक्षिण भारत पे डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित किया है गयासुद्दीन तुगलक ने। किसी एक पे डायरेक्ट कंट्रोल पूछे तो ध्यान देना कि वो था मुबारक शाह। या पहली बार किसने डायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश किया किसी राज्य पे दक्षिण भारतीय, तो आएगा आंसर मुबारक खिलजी। मैंने बताया खुसरो शाह के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो तुगलक वंश की नींव कौन रखता है, तुगलक वंश की नींव रखता है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी की टाइटल लेता है। हमने आपको बताया था कि उसका गाजी का मतलब होता है काफिरों का क्या होगा, घातक, काफिरों का घातक टाइटल होता है। तो ये क्या करेगा, समझ रहा हूं आपको भाई। खुसरो खां, कुछ बुक्स कहते हैं कि ये फिर गद्दी पे आया क्योंकि इसके द्वारा कई सारे लैंड ग्रांट्स के, कई सारे भूमि अनुदान के एग्जाम्पल मिलते हैं खुसरो खां के द्वारा। जैसे इसने अमीरों, उलमाओं, सूफियों, इन लोगों को क्या किया, इन लोगों को संतुष्ट करना चाहा और काफी मात्रा में इनको वित्तीय स्थिरता दी, वित्तीय दान दिया, मतलब जमीनों खूब दान दिया, जिससे आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई। तो कहा जाता है कि खुसरो खां के अगेंस्ट क्या किया, गाजी ने क्या किया, बेसिकली विरोध कर दिया। गाजी मींस गयासुद्दीन तुगलक ने विरोध कर दिया और खुसरो को क्या किया, इसको धर्म के अकॉर्डिंग इस्लाम विरोधी घोषित किया और इस युद्ध का नाम लिया इस्लाम विरोधी युद्ध और इसकी हत्या कर देता है। तो खुसरो खां की हत्या करके कौन गद्दी पे आ जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक आ जाएगा और यहीं से तुगलक डायनेस्टी की नींव पड़ती, ठीक है। अच्छा,
तुगलक डायनेस्टी की नींव पड़ती है। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहां से कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया जो कि एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे, इनकी अपनी जो स्थिति थी, जो पोजीशन था, वो बड़ा अच्छा था। निजामुद्दीन औलिया को चैलेंज करेगा कि भाई एक काम करो, या तो जितना तुमको लैंड ग्रांट दिया गया, जितनी भी संपत्ति दी गई वो लौटा दो, क्योंकि अब आर्थिक सुधार करेगा, नहीं तो दिल्ली से लौटूंगा। ये बंगाल अभियान भी रहता है। और इसका अंतिम अभियान पूछे क्या है गयासुद्दीन का, तो गया का अंतिम अभियान है बंगाल, गयासुद्दीन का बंगाल। तो लौटूंगा तो आपको निपटा दूंगा, आपको कठोर दंड दूंगा, बोला था कठोर दंड दूंगा, इसका मतलब था कि हम आपको निपटा देंगे, सीधी सी बात है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनोज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, तुम बंगाल से लौट के तो आओ, तब ना मारोगे हमको। तो कहा जाता कि निजामुद्दीन औलिया से जो इसकी जिंदगी में टकराव था, यही एक धब्बा है इसकी जिंदगी में। ठीक है, देखना इसने, बाकी मैंने क्या लिखा है कि इसकी एक अच्छी बात क्या थी, ट्रांसपेरेंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन। इसने क्या बोला कि भाई होगा क्या, पहला बात, जैसे इसने ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आया रेवेन्यू कलेक्शन में, इस चीज को समझो। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो जैसे देखो, मैंने आपसे बोला कि खुद मुकद्दम की चौधरी के जो अधिकार थे समाप्त कर दिए गए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करेगा, पहले इनके अधिकार को लौटा देगा और बोलेगा कि अब आप जो टैक्स लगाओगे उसको लैंड मेजरमेंट करोगे, और जो वास्तविक उपज है उस वास्तविक उपज के आधार पर, वास्तविक उपज बेनिफिट, तो वास्तविक उपज का, भाई हमने क्या किया, मान लो 5 किलो की अनाज बोया और 25 किलो उत्पादन हुआ, तो वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, 20 किलो हुआ। तो वास्तविक उत्पादन पर, वास्तविक उपज पर टैक्स लगाओगे। इसी के लिए कहा जा रहा है, यहां पे लिखा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि खुद मुकद्दम चौधरी के राइट्स को किसने हटाया और किसने लाया, तो हटाया पहले समझे, अब लाया समझ लिए। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा लंबे समय से चली थी, इसने भी इस चीज को कंटिन्यू किया। लगान दर को 1/3 किया। ठीक है, लगान दर को इसने क्या कर दिया भाई, 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। ठीक है, राजस्व वसूली को जो इजारेदारी प्रथा थी उसको टोटली इसने रोक लगा दिया। ठीक है, ध्यान देना, इजारेदारी प्रथा को रोक लगा दिया। ठीक है, सिंचाई है तो इसने नहर निर्माण कराए, नहरों का निर्माण कराया, ये सारी बात यहां पर लिखी गई है। डाक प्रणाली को इसने मजबूत किया, परिवहन तंत्र को इसने काफी मजबूत किया। ठीक है, और इसके समय में जौना खान ने वारंगल और मदुरई पे कंट्रोल स्टेब्लिश किया था। इसके समय में क्या होता, जौना खान ने वारंगल और मदुरई पे कंट्रोल स्टेब्लिश किया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जौना खान ने वारंगल, अब तो क्या है, वारंगल पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब वारंगल पे और मदुरई यानी पांड्यों की पे क्या होगा, डायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश होगा, विजय कर लेगा। ठीक है, 1324 में इसने क्या किया कि बंगाल अभियान पे निकला, और यहीं निजामुद्दीन औलिया का कहा जाता है कि श्राप लगा और इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके पीछे जौना खा का षड्यंत्र भी माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं जौना खा ने षड्यंत्र किया, क्योंकि एक उत्सव का आयोजन किया गया था, और जो उत्सव के आयोजन के लिए जो मंडप तैयार किया था वो मंडप पर गिर गया उसी के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं जौना खा का षड्यंत्र था। ठीक है, ध्यान देना। जैसे इसकी मृत्यु के ऊपर इब्न बतूता कहता है कि भाई ये, इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है, रेहला नामक बुक है। ये कहता है ये षड्यंत्र था, ये क्या थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, किसकी, जौना खा की। और बर्नी और फरिश्ता, ये दो कहते हैं नहीं, ये एक एक्सीडेंट था, ये एक दुर्घटना था। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये दुर्घटना इसलिए बोलते हैं क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने पहले ही उत्तराधिकारी जौना खा को नियुक्त कर दिया था, तो फिर षड्यंत्र का कोई बात ही नहीं आता है, इस आधार पर वो कहते हैं। अब बात आएगी हमारे लिए क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको लोग जौना खा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी, तो रेहला से मिलती है, और तारीख है फिरोज शाही जो कि बर्नी की है, वहां से मिलता है। योग्य था, दार्शनिक था, परंतु अस्थिर एवं प्रयोगशील शासक था। यहां पे क्या लिखा गया है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रयोगशील शासक था, बार बार खूब ढेर सारा प्रयोग करता था, और इसके प्रयोग की खूबी ये थी, मैक्सिमम इसका प्रयोग कैसा निकल रहा था, असफल। इसे क्या कह रहा है, ये एक प्रयोगशील शासक था। ध्यान रखना, इसके ड्यूरेशन में दक्षिण में काफी विरोध भी हुए, विद्रोह हुए। कहा जाता है कि दक्षिण में इसके काल में कुल 34 विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे, एक डाटा मिलता है, और उस 34 में से 27 विद्रोह कहां हुए थे, तो वो हुए थे आपके दक्षिण में।
दक्षिण बेसिकली एक हिंदू साम्राज्य था, एक हिंदू डायनेस्टीज थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया। तो दक्षिण में पूर्णतया कंट्रोल स्टेब्लिश कर नहीं पाते थे, तो दक्षिण के राज्य अक्सर अपने आप को विद्रोह करके स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे। ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे। सर क्लास बना रहा हूं, क्लास की बात करें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपकी मदुरई है। मदुरई में क्या है कि यहां पे देखो सैयद एहसान के द्वारा क्या किया, आपका विरोध किया गया, मदुरई को स्वतंत्र करा लिया गया। विजयनगर में हरिहर और बुक्का ने इसी समय, विजयनगर में 4 डायनेस्टी थी, संगम, सुलू, तुलु, अराविडू। समझना बात को, विजयनगर साम्राज्य की जब नींव रखी जाती है, आप बता भी सकते हो कि किन नदियों के किनारे रखी जाती है। तो विजयनगर साम्राज्य की जब नींव पड़ती है तो वहां पे समय के साथ 4 डायनेस्टीज आती है। एक डायनेस्टी का नाम था संगम डायनेस्टी, संगम बोल देता हूं, लिख लेना आप लोग, संगम, सुलू, तुलु और अराविडू डायनेस्टी आती है। तो हरिहर और बुक्का को इसके पहले क्या होता था कि बेसिकली काम्पिल विजय जब किया था, समझना बात को, जो काम्पिल या काम्पिली विजय किया था कौन, एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने, तब हरिहर और बुक्का वहां पे सेनापति थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में हरिहर और बुक्का ने इस्लाम स्वीकार किया, और जब दक्षिण विरोध होने लगा बेसिकली तुंगभद्रा के किनारे, तो इनको भेजा गया विद्रोह दबाने के लिए। हरिहर और बुक्का जब विद्रोह दबाने आते हैं, तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, इनके गुरु का नाम आप बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो इनके गुरु को भेजा जाता है, कहा जाता है कि आपके स्टूडेंट हैं, आप जाओ समझाओ, बोलो क्या कर रहे हो भाई, हिंदू धर्म के अगेंस्ट आप आ रहे हो लड़ाई करने, भाई विरोध करने वाले कौन है, हमारे भाई बोलो, तुम इस्लाम कैसे स्वीकार कर लिए। तो गुरु जी जाएंगे, गुरु जी बताएंगे कहीं इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो बोलेंगे काम पहले छोड़ो इस्लाम। तो ये लोग इस्लाम का त्याग करते हैं और फिर से पुनर्वापसी करेंगे, और एमबीटी के अगेंस्ट जो विरोध हो रहा था उसमें इन लोगों का समर्थन करेंगे और एक डायनेस्टी का स्थापना करेंगे, जिस डायनेस्टी का नाम है संगम डायनेस्टी। द्वारंगल जो कि द्वार समुद्र में है, इसने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बहमनी, इन्हीं के ड्यूरेशन में बहमनी की गठन होती है 1947 में, बहमनी राज्य की स्थापना होती है, विजयनगर के पहले और फिर बहमनी के लगभग 11 साल बाद हसन गंगू ने बहमनी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और सिंध में भी क्या था कि एक विरोध हुआ था 1351 में। ठीक है, और इसी विद्रोह को दबाने के चक्कर में क्या होता है, एमबीटी की मृत्यु हो जाती है इसी विद्रोह को दबाने के समय। ठीक है, सिंधु ब्रैकेट में से लिख दो थट्टा। ठीक है, तो यहां पे विद्रोह दबाने के संदर्भ में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये विद्रोह है इसके में। अब देखो इसके द्वारा कुछ डिसीजन जो लिए गए, क्यों इसको प्रयोगशील शासक किया गया। इसको प्रयोगशील शासक कहने के पीछे का रीजन है, पहला इसके द्वारा कैपिटल को चेंज करना। ठीक है, डिसाइड किया कि हम कैपिटल शिफ्ट करेंगे, पहले दिल्ली था फिर दौलताबाद करेंगे। एक्चुअली कहा जाता था कि एमबीटी को गंदी गंदी गालियां देते थे सब, परेशान हो गया था, उसमें अपना नाम लिखते नहीं, सब लिखित गालियां देते थे। ठीक है, तो इसको लगा कि भाई कि जनता कौन गाली दे रहा है, लिख के गाली एक पुर्चा बनाया और गुलेल से फेंक दिया दरबार में या राजमहल में। परेशान हो गया था ये, तो ये कहेगा काम करो भाई, परेशान हो गया था एकदम, ये कहेगा हमको कैपिटल ही चेंज कर देना है। कुछ लोग कहते हैं राजधानी परिवर्तन का कारण एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि दौलताबाद मिडिल एरिया था, लेकिन मेजरली रीजन माना जाता है जनता से क्या करना, प्रतिशोध लेना। तो साम्राज्य का केंद्र पर नियंत्रण, बेसिकली साम्राज्य पे नियंत्रण सेंटर का रहे, इसके लिए राजधानी परिवर्तन किया, ऐसा भी माना जाता है। आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी थी, तो इसने टोकन करेंसी जारी किया कि भाई हम क्या करते हैं, सिल्वर की 10 नंबर की करेंसी जारी करेंगे, बोल देंगे ये 5 रुपए की गोल्ड कॉइन के बराबर है। अब घर घर में टैक्स लग जाएंगे, तो होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अव्यवस्था की स्थिति बढ़ जाएगी, हम निशान सर अपना खुद रुपया छाप के बेच देंगे। इसने क्या किया, खुरासान अभियान किया। इसकी जिंदगी के तमाम डिसीजंस, गलत डिसीजन में से एक माना जाता है खुरासान अभियान माना जाता है, जिसमें कहा जाता था कि लगभग 4 लाख की विशाल सेना लेके गया था, अग्रिम वेतन भी नहीं दिया था, लेकिन वहां की जो स्थिति थी, ठीक है, वहां की स्थिति जो थी उसके कारण क्या है, इसकी लगभग सारी सेना मर जाती है। वहां पे एडवर्स स्थिति के कारण क्या होता है कि सारी की सारी सेना वहां पे क्या होती है, मर जाती है। तो सैन्य सेना ही खत्म, अब तुम्हारे पतन का समय आ गया। अब ये कराचील अभियान भी करता है, तो इसके द्वारा जिंदगी में 2 अभियान किए गए, खुरासान और कराचील, ये दोनों अभियान क्या हो गए, समाप्त हो गया। कराचील अभियान क्यों किया,
तो नॉर्थ जो साउथ ईस्ट फ्रंटियर्स थे, लोकेशंस था, उसकी सुरक्षा को लेके सेना को हिमालय में भेजा और कराचिल अभियान का भी परिणाम रहा कि 10,000 सैनिक गए और केवल 10 ही वापस आए। यानी इसके डिसीजन ने क्या किया, लगभग 4 लाख सैनिकों की जान ले ली। दोआब सेक्टर में क्या किया, टैक्स में वृद्धि किया और इससे ज्यादा टैक्स, इसके पहले 1/3 टैक्स लग रहे थे, कुछ एरिया में 2/3 टैक्स भी लग रहे थे, ध्यान देना। इसने क्या किया, टैक्स में वृद्धि कर दिया, ठीक है, टैक्स में क्या किया, वृद्धि कर दिया। कुछ एरिया दोआब में क्या हुआ, 50% प्लस टैक्स ले लिया और यहां पे विरोध हो गया टैक्सेशन को लेके। और जबकि दोआब क्षेत्र में इसके पहले भी टैक्सेशन, बीच के कुछ शासकों ने 50% प्लस लगाया है लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो ये प्रयोगशील शासक इसी के लिए कहा जाता है, इसके डिसीजन को लेके। इसके डिसीजन को से क्या थी, जनता भी परेशान थी और जनता से यह भी परेशान था। इसी के लिए इसके मृत्यु पे बदायूनी का एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, ठीक है। कहता क्या वो कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, यानी एमबीटी को उसकी जो जनता है उससे, और जनता को सुल्तान से, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। जनता परेशान थी राजा से, राजा परेशान था जनता से, तो दोनों एक दूसरे से मुक्ति पा गए। एमबीटी के संदर्भ में यह कहा गया है। किसने कहा है, तो बदायूं ने कहा है। किसने कहा है, बदायूं ने स्टेटमेंट कहा है। आगे समझे, बदायूं नहीं बदायूं, आप लिख देते हैं। अच्छा, क्लासेस आप लोग को सब समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ये सब बातें आप लोग कमेंट करते ना। देखिए, एक क्लास के पीछे मेरी 7 से 8 घंटे की परिश्रम होती है, एक एक चीज इन डिटेल लाना, फिर 1.5 घंटे में इन चीजों को समझाना, तो समझना बात को मेरे लिए टफ होता है। बट मैं बहुत काम करके इसलिए आता हूं, 1.5 घंटे के बीच में बेहतरीन क्लास जाए, इतनी जाए कि आप कभी पढ़ ही नहीं सकते हो 1.5 घंटे में, इतनी जाए क्लास, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा कि असफलता का कारण क्या था और परिणाम क्या था। हालांकि पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कैपिटल चेंज किया, दिल्ली से दौलताबाद पैदल चला दिया। एक बूढ़ा था, सॉरी एक अंधा था और एक कहता था कि एक काना था, ठीक है, तो या एक लंगड़ा था, उनको भी नहीं छोड़ा। वो कहे हमको छोड़ दो, बोला नहीं तुमको भी पैदल जाना है। यानी जो अपाहिज थे, जो हैंडीकैप्ड थे, उनको भी बोला भाई तुमको चलना है, ठीक है। तो इसकी वजह से समझिए बात करो, तो बहुत सारी चीजें। अच्छा भाई, सेना तुम लेके जा रहे हो, बर्फीले तूफान में तुमने हिमाचल में अभियान भेजा, 10,000 गए, 10 लौट के आए। तुमने खुराशीन अभियान कराया, 4 लाख गए, सब मर गए, तो सेना भंग हो गई। भाई सब मरे, 4 लाख 5 लाख सेना मर जाए एक बैग, तो सोचो क्या होगा। और जब दोआब में करोगे, वृद्धि करोगे, तो 2 स्थिति आएगी, किसान विद्रोह करेंगे और दूसरी फेमिन की स्थिति आ जाएगी। रिजर्व तुम्हारे पास है नहीं तो विरोध हो जाएगा, ये भी स्थिति फेल हो गई आपकी, ठीक है। अब आते हैं, इसके द्वारा कुछ कृषि सुधार भी किए गए। इसने राहत कार्य करवाए थे, जैसे अकाल के ड्यूरेशन में अकाल पीड़ितों के लिए कैंप्स लगवाए थे, फूड सप्लाई की भी व्यवस्था की थी, ठीक है। इसने अकाल संहिता फेमिन कोड बनवाया, जानना, इसने अकाल संहिता भी बनवाई, फेमिन कोड बनवाया। इसने तकावी ऋण दिया, अग्रिम ऋण भी दिया, भाई बीज बोलो तुम लोग, कोई दिक्कत ना है। इरिगेशन के सिस्टम भी डेवलप करवाए, कुआं वगैरह खुदवाया, ठीक है। इसने दीवानी कोही नामक एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवानी कोही नामक एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। देखना, ये सारी व्यवस्था इसके द्वारा किया जाता है, ये सारी व्यवस्था इसके द्वारा किया जाता है। और दीवानी कोही डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर था उसका नाम था अमीर कोही, उसका नाम क्या होता था, उसका नाम था अमीर एक कोही। तो ये सब इसके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म थे। अब लोग इसके रिलीजियस पॉलिसी समझे, तो टॉलरेंस शासक था। कहते थे कि दशहरे का, दिवाली का जो जुलूस था, इसके महल के बगल से निकल जाता था जय श्री राम बोलते हुए, और ये चाहता था, चाह के भी कुछ नहीं कर पाता था, चाहिए था कि चाहता ही नहीं था। तो सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को समान भाव देता था। हिंदू अधिकारियों की इसने नियुक्ति कर रखी थी। 2 एग्जाम्पल्स हैं, साई राज नामक एक हिंदू अधिकारी था जो इनका मंत्री था, और रतन नामक एक हिंदू अधिकारी थे जो इनके सिंध के क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। जैन मंदिरों एवं संतों को इसने क्या था, डोनेशंस भी दिए थे, ठीक है, ध्यान देना। जैसे जिन प्रभु सूरी को उन्होंने 1000 गाय दी, राजशेखर को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। सूफियों को भी इन्होंने सम्मान दिया, जैसे अजमेर और बहराइच, जानना बहराइच में जो दरगाह हैं वहां पर इन्होंने विजिट किया। जैसे हमको बताया, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, वहां इन्होंने विजिट किया।
बहराइच में सलास मसूद गाजी की दरगाह है, ठीक है, वहां या मकबरा है, वहां उन्होंने विजिट किया, ठीक है, याद रहा। तो दरगाह एवं मकबरे को मैच दी कॉलम में भी आ सकता है। तो अजमेर में किसका है? तो अजमेर में है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का। और बहराइच में किसका है? तो बहराइच में है सलास मसूद गाची का, सलास मसूद गाची का। आगे हम लोग एफएसटी को देखते हैं। एफएसटी भी अच्छा सा सकता है। अच्छा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जन्म कहा था कि एक हिंदू माता से हुआ था, ठीक है, ये चचेरा भाई था एमबीटी का, ठीक है। और आर्थिक संकट चूंकि एमबीटी के ही समय में थी तो इसके समय में भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तकावी ऋण इसने माफ कर दिया। तकावी ऋण जो दिया जाता था एमबीटी की ड्यूरेशन में, अग्रिम ऋण था, इसने माफ कर दिया, यानी ये इसका एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो गया। तो तकावी ऋण एमबीटी ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया। जो दंड संहिता थी उसको थोड़ा सा ढीली दी, मानवीय बनाया पनिशमेंट को। नजराना प्रथा को जो ईयरली दिया जाता था, एक रेवेन्यू था, उसको भी समाप्त कर दिया, तो जनता को और राहत मिली। 4 टैक्सेस उसने लगाए जो शरीयत पे थे, जिनका नाम था जजिया, जकात, खराज और खुम्स। खुम्स एक क्या था? एक युद्ध कर था, जीता हुआ कर था। ब्राह्मणों पर लगाया गया जो कर था वो जजिया कर था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक जो था वो कौन था? वो आपका था कौन? वो आपका था एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। तो फर्स्ट एफएसटी मतलब क्या? फर्स्ट। तो प्रथम शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला एफएसटी था। इरिगेशन टैक्सेस ने लगाया, ठीक है, कई टैक्स को एबॉलिश भी किया, तो एक टैक्स इरिगेशन टैक्स ने लगाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसने कैनाल्स बनाए। ये बोला भाई मैं इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा हूं, बट उसमें राज्य की संपत्ति लग गई है, तो आप हमको कुछ इरिगेशन टैक्स दो ताकि हमारा कुछ नुकसान ना है। तो इरिगेशन टैक्स लिया, ठीक है, ध्यान देना। इसने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनवाना स्टार्ट किए, उसके लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन की नियुक्ति की। बस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स किसने तैयार करवाए? तो एफएसटी ने करवाए, ठीक है, ध्यान देना। अब चूंकि क्या है इसके ड्यूरेशन बताओ कि अकाल पड़ेगा, विरोध होगा, कैसे होगा? तकावी ऋण माफ कर रहा है, जो दंड संहिता उसको छोड़ दे रहा है, नजराने की प्रथा को खत्म कर दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जनता थोड़ा सा विरोध कम होगा, विरोध क्या होगा? कम होगा। इसके ड्यूरेशन में थोड़ा विरोध देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एफएसटी के कुछ सैन्य अभियान देखो, इसने इसके 4 सैन्य अभियान हमको जानने हैं। 1359 में जाजनगर उड़ीसा में किया, हालांकि उड़ीसा पे टोटली कंट्रोल नहीं किया। क्या हुआ था समझेंगे हम लोग, ठीक है। वहां पे जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पे इसके द्वारा जाजनगर में चढ़ाई किया गया था उड़ीसा में, और लूटा गया था, ठीक है। हालांकि उड़ीसा पे कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं किया था इसने। 1365 में नागरकोट अभियान किया, ठीक है, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। और वहां पे क्या है, वहां भी मंदिरों को लूट, जो नागरकोट दूर था और टेम्पल्स थे उनको लूटने की इच्छा से किया था। 1362 से 14 में ये थट्टा सिंध, याद करो, सिंध का एक हिंदू गवर्नर के नाम बताया मैंने आपको, उस पर नियंत्रण के मकसद से लड़ाई किया। तो जो 2 जाजनगर, फिर नागरकोट, फिर थट्टा। जाजनगर का जो अटैक था वो क्या था? जगन्नाथ मंदिर को लूटना। नागरकोट अभियान भी समझ लिया। अब देखो जाजनगर जब इसने अभियान किया तो वहां पे क्या हुआ? मंदिर नष्ट किए, धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में नहीं शामिल किया, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर है आपका कहां पे? तो नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर है। तो ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़ ताड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ संस्कृत में वहां पे पांडुलिपि आती, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, उनको लिया और दिल्ली लेते आया, ठीक है, ध्यान देना। हालांकि जो थट्टा पे यानी सिंध पे अटैक का इसने प्लान बनाया था वो उस पर सफल नहीं रहा, लगभग 2 साल लग गए, बट बहुत सफलता इसको मिली नहीं, ठीक है। तो एक्सपेंशन ये नहीं कर पाता है। एक्सपेंशन देखो, जाजनगर और नागरकोट अभियान में भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा, केवल लूट रहा है। तो साम्राज्य का विस्तार क्या हो रहा है? एफएसटी के ड्यूरेशन में हो रहा है। ये लोक कल्याणकारी, ठीक है, शासक माना था, लेकिन ठीक है, लूटा है इसने। अब जान देते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कुछ और, एफएसटी के द्वारा किए गए कुछ और काम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसने नहर निर्माण कराया, इरिगेशन सिस्टम इसने डेवलप किया, तो नहरों का निर्माण करता है, ये तो हमने पहले भी देख लिया। नगरों का निर्माण कराया, किस किस नगर का निर्माण कराया भी देखेंगे। कृषि एवं बागवानी को डेवलप किया, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, ठीक है। अशोक स्तंभ को संरक्षण प्रदान किया, और इसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी। समझते हैं जिन नगरों का इसके द्वारा निर्माण किया गया उसमें फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है। अब बताओ किसकी याद में इसने जौनपुर नामक नगर की नींव रखी? किसकी याद में
जौनपुर नामक नगर की नींव रखी गई थी। तो जिन 4-5 नगरों की स्थापना की उनका नाम क्या है? फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। ठीक है, कहा जाता है यमुना एवं सतलज से कुल मिलाकर इसने 11 कैनाल्स बनाई थी और इससे 10% वो क्या करता था, इनके उपज का एज अ टैक्स लेता था अगर इस कैनाल्स का यूज करके किसी ने इरिगेशन किया, जैसे एग्रीकल्चर किया था। दो जो सबसे प्रमुख नहरें थी जो यमुना एवं सतलज से निकली थी या इसके द्वारा जो बनाई गई थी, उनमें एक नहर का नाम है उलूग खानी कैनाल, दूसरे का नाम है रजवाही कैनाल। तो इन 11 कैनाल्स में से ये 2 कैनाल्स जो बड़ी फेमस है। इसने बागीचे भी लगवाए, तो दिल्ली के आसपास 1200 इसने क्या किया, बागीचे लगवाए थे, गार्डन्स लगवाए थे। ठीक है, आगे बात। अच्छा, बाकी अशोक के जिन स्तूपों को लाया था वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया, मेरठ व टोपरा के अभिलेख। इसने खुद की एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही, ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, यहां तक। अब आपको बात आती है सैयदों की। सर आपने सैयद तो बताया नहीं, तो सैयद के बारे में जितना इंट्रो क्लास में बताया ना, उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और लोधी के बारे में भी हमने आपको इनिशियली जब क्लास लिया था तो वहां पे समझाया था, लोधियों के बारे में बस उतना ही जानना है। जैसे हमने बहलोल लोधी के बारे में क्या समझा था कि भाई ये सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है, सर्वाधिक समय तक शासन किया था, ये हमने पढ़ा था बहलोल लोधी के बारे में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जितनी चीजों को हमने उस समय पढ़ा था, ठीक है, जितनी चीजों को उस समय पढ़ा था उतनी ही चीजों को ध्यान रखना है। अभी जो जौनपुर में सरकी डायनेस्टी थी ना, जौनपुर की सरकी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके दिल्ली सल्तनत में मर्ज करने का भी काम किसने किया था? बहलोल लोधी ने किया था। तो बहलोल लोधी की सबसे बड़ी सफलता भी मानी जाती है, उसकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या मानी जाती है? जौनपुर का मर्ज करना, कहां पे? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और उस वक्त आपसे पूछ सकता है कि सरकी डायनेस्टी का शासक कौन था जिसने बहलोल लोधी से पराजित हुआ? तो नाम था हुसैन शाह। एक का नाम है बहलोल, दूसरे का नाम है हुसैन। बहलोल लोधी, हुसैन शाह। ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसके अलावा हमको बहुत चीज जानने की जरूरत नहीं है। बहलोल लोधी ने, ठीक है, एक लगभग 1/4 टन की वैल्यू का एक चांदी का सिक्का चला था जिसको हम लोग कहते हैं बहलोली चांदी का सिक्का कहते हैं। ठीक है, तो ये भी दिमाग रखना। बाकी सिकंदर के बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ा, गजे सिकंदरी के बारे में पढ़ा था, और आगरा की निर्माण के बारे में पढ़ा कि आगरा शहर का इसके द्वारा क्या किया गया, निर्माण किया गया। और आगरा में ही बादलगढ़ नामक एक फोर्ट के वो इसने स्टेब्लिश किया था। ये हमने पहली क्लास में समझा था, देखा था, जाना था। आगे बात समझ में। जो गजे सिकंदरी होती थी वो 30 इंच की होती थी, कुछ सोर्सेज में 33 इंच भी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था, ये भी बात हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप इसी तरीके से मुझे क्या करो, इब्राहिम लोधी के बारे में मुझे 2 फैक्ट्स बताओ जो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमने सैयद के बारे में बहुत पढ़ा था, नहीं क्रम था तो हमने देख लिया पहले, और लोधियों के बारे में डिटेल पढ़ा दिया था। तो आज अपना दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। हमने क्या किया, उनकी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज को ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से देखा हुआ है। ठीक है, और मैं इसमें क्या करूंगा, एक चार्ट आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड भी करा दूंगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।